हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस, जहां पर हम आप सभी को हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स को प्रोवाइड करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसका यूनिट सेकेंड का पहला लेक्चर है, यानी कि यह एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें यूनिट 2 में आप सभी को सिलेबस ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि हमने लेक्चर्स उस पर अपलोड किया था। और यूनिट सेकंड में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में एंड इंटरमीडिएट फॉर्म्स के बारे में भी हम बात करेंगे। कहने का क्या मतलब है, देखो यूनिट सेकंड जो है यह एक्चुअली 2-3 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से थ्योरम है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हमें इंटरमीडिएट फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ना होगा। जैसे हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में देखा था कि यूनिट फर्स्ट 2 चैप्टर से मिलकर बना हुआ था, एक सीक्वेंस चैप्टर था और दूसरा हमारे पास सीरीज था, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज था। वैसे ही यह भी यूनिट 2 या 3 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन से रिलेटेड कुछ हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद हम इस ग्रेजुएशन लेवल पर बात करना शुरू करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और यह एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन से शुरुआत हुआ होगा, लेकिन हम वहां से अभी नहीं शुरुआत करेंगे। हम पहले फंक्शन को समझेंगे। अगर आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हम जब सभी चीजों को बताएंगे तो यहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज वाला यूनिट नहीं देखे होंगे तो आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं तो थोड़ा तेजी से इन चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। देखो हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन में हमेशा एक सेट होता है और एक दूसरा सेट होता है, ठीक है। ये हमेशा कंपलसरी है कि फंक्शन में 2 सेट की आवश्यकता है। तो हम एक सेट का नाम दे देते हैं कि यह x सेट है, दूसरा सेट का नाम हम दे देते हैं y है, ठीक है। तो फंक्शन में हमारे पास एक f डिफाइन होता है कुछ इस प्रकार की कि x सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मैं नाम देता हूं x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xn एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का एक नया एलिमेंट इस y में मिल जाए, जिसे हम नाम देंगे f ऑफ x1, x2 के लिए हम नाम देंगे f ऑफ x2, x3 के लिए हम नाम देंगे f ऑफ x3 एंड ऐसे ही हम जब चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो xn होगा उसके लिए f ऑफ xn हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। समझो, पहले यह समझो कि फंक्शन क्या होता है। देखो फंक्शन का मेन डिफिनीशन यही कहता है कि ए फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y assign to each element of set x to exactly only one element of y। क्या कहता है, ये तो इंग्लिश में हुआ ना, हिंदी में समझते हैं कि क्या कहता है। देखो हिंदी में कहता है कि अगर हम सेट x के लिए किसी भी एक एलिमेंट सेट x के लिए हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं f जो फ्रॉम x से y की तरफ जाता है या x से y पर जाता है, तो सेट x जो हमारे
पास अभी डोमेन बनेगा, इसके सभी एलिमेंट्स, कोई भी बचना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए सेट Y में उसका इमेज मिलना शुरू हो जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को, इस प्रकार के मैपिंग को ही हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक एलिमेंट को उठा रहे हैं, जैसे कि यहां पर मैं दिखा देता हूं, जैसे x1 यहां मैंने उठाया और यहां पर हम इसका एक नया इमेज दिखा दे, इसका एक नया इमेज दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा केवल एक ही इमेज मिलेगा, दो इमेज कभी भी नहीं मिल सकते। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। ऐसा हो सकता है कि हम जैसे सपोज करते हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर x2 हम ले लेते हैं तो यह उसी एलिमेंट पर जाकर मिल सकता है, उसका भी, इसका भी इमेज और इसका भी इमेज सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। तो ये तो हो गया बेसिक डिफिनीशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि फंक्शन क्या होता है। तो ए फंक्शन f from set x to set y assigns to each element of x to exactly only one element of y। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास फंक्शन हो गया, ये डिफिनीशन हो गया, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। लेकिन यहां पर जो हमारे पास x लिखा गया है, अब इसे हम नाम देंगे, यह हमारे पास डोमेन है। क्या है? डोमेन है। और ये जो हमारे पास सेट है, इसे हम कहेंगे कि यह कोडोमेन है। ठीक है, क्या कहेंगे? कोडोमेन है। और इसके बारे में भी समझ लो, कोडोमेन और रेंज सेट में डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग पहले से ही जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, इस पूरे सेट को हम कोडोमेन कहेंगे, लेकिन इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स मिल रहे हैं, देखो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट जरूरी नहीं होता है कि फंक्शन का एलिमेंट बने। अभी एग्जांपल के थ्रू भी हम समझा देंगे। कोडोमेन का हर एक एलिमेंट जरूरी नहीं है कि फंक्शन का एलिमेंट बने, हो सकते हैं कुछ एलिमेंट्स उसमें ना आए। कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि फंक्शन के एलिमेंट बन ही जाए, यह पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जितने एलिमेंट्स आएंगे, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि यहीं तक हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेंज। क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। बातें क्लियर हुई? रेंज सेट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिफिनीशन। और अगर यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि x जो है हमारे पास वह डोमेन होता है। ठीक है, सेट x इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन। बातें क्लियर हुई? तो ये बेसिक सा डिफिनीशन था, आप सभी को बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता था, तो इसलिए ये सभी चीजें मैंने आप सभी को पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि जब हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमें ये समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है। क्योंकि अगर फंक्शन का लिमिट हम पता करना चाहते हैं तो फंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक फंक्शन का डिफिनीशन। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये डिफिनीशन लिख लीजिए और ये हमारे पास फिगर बना लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो यह तो हम लोगों ने समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है। अब हम शुरुआत करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। कभी भी दो फंक्शन कैसे इक्वल हो सकते हैं, इसके बारे में अब हम समझेंगे। तो देखो, हम पहले तो यह समझ लेते हैं कि अभी मैंने आप सभी को बताया कि एक फंक्शन होता है जिसमें डोमेन भी होते हैं, कोडोमेन भी होते हैं। तो इसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी आप सभी को बता देता हूं। तो अगर किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f से, ठीक है, तो यह जो हमारे पास x टेंड्स टू y हम लिखते हैं या x मैपिंग टू y लिखते हैं, इसको कैसे हम पढ़ेंगे? ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y पढ़ेंगे। ठीक है,
जहां पर हमारे पास x जो होता है उसे हम डोमेन कहते हैं, y जो होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम दूसरा फंक्शन सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से कि हमारे पास एक g फंक्शन है जो कि सेम सेट x डोमेन से हमारे पास एक नया कोडोमेन या फिर उसी डोमेन y पर चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हमारे f और g जो हमारे पास फंक्शंस हैं तो f ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे भी हम g ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर x जो हमारे पास हैं वो सभी के सभी हमारे उसी सेट x से ही बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दोनों फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? जब हमारे पास सभी x के लिए ये दोनों फंक्शन एग्जैक्ट सेम वैल्यू को देना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं कि इक्वल फंक्शन है या इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस है। समझने की कोशिश करो कैसे हम बात करना चाहते हैं। देखो यहां पर समझो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू, x की वैल्यू की जगह पर हम a रखते हैं। ठीक है, तो f ऑफ a जो हमारे पास है वो हम मान लेते हैं कि 2 दे देता है, और इसी a को अगर हम g ऑफ a रखते हैं तो यह भी हमारे पास 2 ही वैल्यू देना चाहिए, और ये सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक एलिमेंट हो सकता है। x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं b। ठीक है, तो f ऑफ b जो हमारे पास होगा वह अगर हम मान लेते हैं कि 5 देता है तो g ऑफ b भी हमें 5 ही देना चाहिए। अगर हम x इज इक्वल टू c ले लेते हैं तो f ऑफ c जो हमारे पास है वो अगर 100 देता है तो g ऑफ c भी हमारे पास 100 ही होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये दोनों हमारे फंक्शन जो हैं f और g ये हमारे पास इक्वालिटी ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इक्वल फंक्शंस हैं। बातें क्लियर हुई? तो ये हो गया हमारे पास इक्वल फंक्शन। अब एक और चीज का कॉन्सेप्ट यहीं पर ही हम समझ लेते हैं। आसान सी चीजें हैं, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, देखो एक चीज और मैं बता देता हूं। इन सभी चीजों को थोड़ा मैं तेज लेकर चलना चाहता हूं क्योंकि अगले लेक्चर में मैं चाहता हूं कि लिमिट ऑफ फंक्शन को मैं स्टार्ट कर दूं। ठीक है, मैं समय नहीं गंवाना चाहता, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस एक्चुअली यहीं से ही शुरुआत होता है। अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में पकड़ बनाना है तो पहले फंक्शन को समझना होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन को समझना होगा, तभी आपका काम हो सकता है। तो देखो ये हमारे पास इक्वालिटी ऑफ फंक्शन हो गया। अब एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या चीज? रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में समझना है। अब ये क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन? तो देखो अभी मैंने आप सभी से कहा कि हमारे पास एक फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन में जो हमारे पास डोमेन x होता है, क्या होता है? जो हमारे पास डोमेन होता है वह x होता है, और जो हमारे पास y होता है यह क्या होता है? कोडोमेन होता है। ठीक है, क्या होता है? कोडोमेन होता है। तो जो हमारे पास डोमेन होते हैं, अगर समझने की कोशिश करो, अगर जो हमारे पास डोमेन x है या सबसेट है R का, और जो हमारे पास कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब क्या? y जो हमारे पास है वह भी सबसेट है R का, यानी कि R मतलब क्या? रियल नंबर का सबसेट है। तो इस प्रकार के फंक्शन को देन इस सिचुएशन में जो हमारे पास f फंक्शन दिया गया है इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में आई बातें कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास जो डोमेन है और जो कोडोमेन है वो अगर रियल नंबर के ही सबसेट्स हो जाएं तो इस प्रकार के फंक्शन को ही हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो चुके होंगे, इतनी ही चीजों को हमें क्लियर करना था।
क्योंकि लिमिट ऑफ द फंक्शन में इतनी ही चीज़ों का उपयोग करना है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन, जैसे हम लोगों ने सीक्वेंस में पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस जो होता है वह बाउंडेड होता है या हो सकता है अनबाउंडेड भी हो सकता है, वैसे ही अब हम बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास दिया गया है तो वह बाउंडेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में अब हम समझना शुरू करेंगे। तो अब चलिए हम समझते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस पकड़ने की कोशिश करिएगा। देखो, हम लोगों ने यह समझ लिया था सीक्वेंस वाले चैप्टर में कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, तो उसी का टर्मिनोलॉजी इसमें भी उपयोग करेंगे, यानी कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड एबव क्या होता है। इन्हीं टर्मिनोलॉजी का उपयोग यहां पर भी करेंगे, यानी कि संकेतक का उपयोग करेंगे। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट को बस पकड़ने की कोशिश करना, और यहां पर हम फंक्शन पर बात कर रहे हैं, सीक्वेंस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक फंक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने यह भी बता दिया कि x और y क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए है, ठीक है। क्योंकि पूरे चैप्टर में हम रियल वैल्यूड फंक्शन पर ही बात करते हैं, इसीलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर यह रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हमारे पास जो सेट x है वह हम ले लेते हैं एक क्लोज इंटरवल a, b हमने ले लिया। क्लोज इंटरवल आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। मैंने आप सभी को पढ़ाया नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो बता देता हूं कि इसका मतलब यह होता है कि x जो हमारे पास सेट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर से होते हैं, और यहां पर जितने x एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी a से बड़े या उसके बराबर होते हैं, और ये लेस और इक्वल होते हैं b से। तो इसी सेट को ही हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। समझ में आ गई बात है। खत्म करते हैं उस चीज को, यहां पर फोकस करो। बाउंडेड फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, बाउंडेड फंक्शंस इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं, जैसे यहां पर हमने एक डोमेन बनाया, एक कोडोमेन बनाया, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है f, यहां पर जो हमारे पास सेट है x और यहां पर है सेट y, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास x1 x2 x3 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर जो हमारे पास फंक्शंस के एलिमेंट मिल रहे हैं ये डोमेन के एलिमेंट है। बात खत्म करो। जो हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट है उन्हीं को ही तो कहते हैं फंक्शन के एलिमेंट। जैसे x1 का अगर हम लेते हैं तो f ऑफ x1 मिलता है, x2 का लेते हैं तो f ऑफ x2 मिलता है, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास एलिमेंट्स मिलते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करो। बाउंडेड फंक्शन उस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं जिसमें हम एक ऐसे एलिमेंट को खोज लें, एक ऐसे एलिमेंट को खोज लें जिससे बड़ा हमारे फंक्शन का कोई और एलिमेंट ना मिल पाए। समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसान सी चीज है। मैं फिर से रिकॉल करता हूं, किसी भी फंक्शन का जो बाउंडेड कब हो सकता है, हमने सीक्वेंस में पढ़ा था, सीक्वेंस चैप्टर में, कि कोई भी सीक्वेंस तभी बाउंडेड हो सकता है जब उसके पास अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। तो यहां पर हम एक एक करके शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करो। हमारे पास यह पूरा फंक्शन के एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से हम एक एलिमेंट को ऐसा खोज लेते हैं कि इस एलिमेंट से बड़ा पूरे फंक्शन में कोई और एलिमेंट ना हो पाए, और साथ ही साथ एक ऐसे एलिमेंट को खोज लेते हैं, जैसे कि यहां पर f ऑफ x1 को ही हम मान लेते हैं, या हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिससे छोटा हमारे पास पूरे सीक्वेंस में कोई और पूरे फंक्शन में कोई और एलिमेंट ना हो पाए। तो इस प्रकार के फंक्शन को ही हम कहते हैं बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। इसी को ही हम कुछ इस प्रकार भी रिप्रेजेंट करते हैं, रियल लाइन पर इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास यह पूरा फंक्शन के एलिमेंट्स यहां पर लिखे गए हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं, यहां पर मैंने एक एलिमेंट को ऐसा खोज लिया कि इससे बड़े एलिमेंट इस फंक्शन में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये हमारे पास
बाउंडेड एबव फंक्शन हो गया, और यहां से एक ऐसे एलिमेंट को मैंने खोज लिया जिससे छोटे कोई भी एलिमेंट इस फंक्शन में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए यह जो हमारे पास फंक्शन हो गया यह बाउंडेड बिलो फंक्शन हो गया। और यह भी हम जानते हैं कि यह जब हमने बाउंडेड एबव फंक्शन खोज लिया और यह बाउंडेड बिलो फंक्शन खोज लिया, तो अगर दोनों प्रकार के बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो फंक्शन है तो इस प्रकार के फंक्शन को ही हम कहते हैं बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, और इस प्रकार के नंबर को, जैसे कि यहां पर सबसे बड़ा नंबर मैंने खोजा, ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं, अपर बाउंड। ठीक है, क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। और जो सबसे छोटा वैल्यू होता है जो इस पूरे फंक्शन में हमने खोजा है जिससे वह बढ़ चुका है, तो इसे हम कहेंगे लोअर बाउंड। क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। बातें क्लियर हुई, समझ में आई बातें कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है, बाउंडेड फंक्शन कब हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। बस इतना समझो कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास है और उस फंक्शन में हमने एक एलिमेंट ऐसा खोज लिया है, हमने एक एलिमेंट ऐसा खोज लिया है कि उस पूरे सीक्वेंस उस पूरे फंक्शन में कोई और एलिमेंट नहीं है जो उससे बड़ा हो जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को या इस प्रकार को हम कहेंगे कि बाउंडेड एबव है, और इस प्रकार के एलिमेंट को हम कहेंगे अपर बाउंड है। ठीक है, और यहां पर भी ऐसे सेम चीज हम करना चाहते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट हम खोज लेते हैं पूरे फंक्शन का, और उससे छोटा कोई और एलिमेंट उस पूरे फंक्शन में एग्जिस्ट ना कर सके, तो इस प्रकार के एलिमेंट को हम कहेंगे लोअर बाउंड, और इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे बाउंडेड बिलो फंक्शन। और जब कोई भी फंक्शन बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों हो, तो इस प्रकार के फंक्शन को ही हम कहते हैं बाउंडेड फंक्शन। बातें क्लियर हुई। अब यहां पर समझ लो, हम जैसे एक क्लोज इंटरवल लिए हैं, ये तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब यहां पर हम अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। जैसे हमने एक क्लोज्ड इंटरवल लिया था तो 2 और 5 हमने लिया था। ठीक है, मान लेते हैं A और B लिया था तो 2 और 5 हमने ले लिया। ठीक है, तो अगर f ऑफ 2 पर हमारे पास फंक्शन का कुछ भी वैल्यू आता है, जैसे हम मान लेते हैं कि f ऑफ x जो है वो हम मान लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम मान लेते हैं, तो अगर f ऑफ 2 पर वैल्यू रखते हैं तो 1 प्लस 2 पे पावर 2 यानी कि हमारे पास मिलेगा 1 प्लस 4 यानी कि मिलेगा 5। और ऐसे ही अगर हम f ऑफ 2, और यहां पर और भी तो एलिमेंट होंगे, जैसे 2 है तो 2/5 भी, हाँ नहीं 2/5 नहीं होगा, 3 होगा, 3/5 होगा, 4 होगा, 4/5 होगा। जितने भी एलिमेंट्स 2 और 5 के बीच जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम f ऑफ 3 का वैल्यू निकालते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और ऐसे ही f ऑफ 3 बाई क्या हो सकता है, अगर हम 3.1 को ही ले लेते हैं तो भी तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आएगा कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसे ही अगर f ऑफ 5 हम ले लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट मिलेगा वह 1 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 26। ठीक है, समझने की कोशिश करो मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा जो यह पूरा फंक्शन है, अगर इस पूरे फंक्शन को एक इंटरवल में हमने डिफाइन किया है तो इसमें एक छोटा एलिमेंट मिल रहा है और एक बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, और आप इन इंटरवल के बीच किसी भी नंबर को रखते चले जाइए, हर एक नंबर को इस पूरे फंक्शन में रखते चले जाइए। इस फंक्शन में कोई भी एक नया एलिमेंट नहीं मिल पाएगा जो 26 से बड़ा हो जाए या 5 से छोटा हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इस फंक्शन को हम कहते हैं कि यह फंक्शन जो हमारे पास है यह बाउंडेड फंक्शन है विथ इन क्लोज इंटरवल 2,5। ठीक है, क्योंकि कोई और एलिमेंट मिल नहीं पा रहा है जो 5 से छोटा हो जाए या 26 से बड़ा हो जाए, तो इसे हम बाउंडेड फंक्शन कहेंगे। और 5 जो है इसे हम कहेंगे लोअर बाउंड। क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। ठीक है, और जो 26 है इसे हम कहेंगे अपर बाउंड।
ठीक है, क्या कहेंगे, अपर बाउंड। अब एक नया कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना। अभी तक मैं कह रहा हूं कि हर छोटे एलिमेंट को लोअर बाउंड कहेंगे, हर बड़े एलिमेंट को अपर बाउंड कहेंगे, लेकिन एक और नया कॉन्सेप्ट को पकड़ो, थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। देखो, जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि यह लोअर बाउंड है, जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं, सॉरी, जो छोटा एलिमेंट है उसे हम कह रहे हैं लोअर बाउंड। तो इस 5 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वह फंक्शन में एग्जिस्ट करें चाहे ना एग्जिस्ट करें, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर 5 से छोटा एलिमेंट हम लेते हैं तो हमें मिलेगा 4, 4 से छोटा एलिमेंट मिलेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से छोटा एलिमेंट मिलेंगे तो 2.5 भी मिलेगा, 2.5 से छोटा एलिमेंट लेंगे तो 2 भी मिलेगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हम लेते चले जाएंगे, 5 से छोटे जितने भी रियल नंबर लेते चले जाएंगे, वो सभी के सभी लोअर बाउंड कहलाते हैं। इस 26 से बड़े हम जितने भी एलिमेंट्स लेते चले जाएंगे, 27 ले लिया, 27.5 ले लिया, 28 ले लिया, चाहे जितने भी एलिमेंट्स आप लेते चले जाइए, ये सभी के सभी अपर बाउंड कहलाते हैं। ये चीजें हमने सीक्वेंस वाले चैप्टर में भी समझा था। अब देखो, यहां पर एक और चीज को समझो, जो यहां पर हमारे पास ये 26 से बड़े, 26 से लेकर और इससे बड़े जितने भी नंबर्स हमें मिलते जा रहे हैं, ये सभी के सभी अपर बाउंड हैं। तो इनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो है 26, यानी कि 26। तो जो 26 होता है, इसे एग्जैक्टली नाम देते हैं सुप्रीमम। क्या देते हैं? सुप्रीमम। सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब क्या? सबसे बड़ा, जो इस पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा एलिमेंट है। लेकिन इसे हम अपर बाउंड भी कहेंगे और इसके बाद के एलिमेंट को भी अपर बाउंड कहेंगे, लेकिन इस एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट को सुप्रीमम नहीं कह सकते, केवल इस एलिमेंट को ही हम कह सकते हैं सुप्रीमम। और यह पूरे एलिमेंट का सबसे छोटा, सभी अपर बाउंड का सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसलिए इसे हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। क्या कहेंगे? लीस्ट अपर बाउंड। ऐसे ही यहां पर भी लोअर बाउंड में भी बनेगा। देखो, लोअर बाउंड में क्या है कि जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट है 5, ठीक है, 5 भी एक लोअर बाउंड है। तो इस लोअर बाउंड को हम कहते हैं इनफिमम। इनफिमम, यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोअर बाउंड कहेंगे, लेकिन इन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है उसे हम कहेंगे इनफिमम। और इस इनफिमम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, बातें क्लियर हुई? यानी कि GLB के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अब इसके डिफिनीशन पर हम बात कर लेते हैं कि बाउंडेड फंक्शन का क्या डिफिनीशन होता है। एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि यह लेक्चर थोड़ा बड़ा बनना शुरू हो चुका है। अगर हम बाउंडेड फंक्शन का डिफिनीशन बताएंगे, इसमें मोनोटोनिक फंक्शन को भी समझना है, तो थोड़ा लेक्चर बड़ा होने लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि अपलोड करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क इशू रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा है। मैं तो सोच रहा था कि अगले लेक्चर में लिमिट ऑफ द फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन लगता है कि एक और लेक्चर अभी लग जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन के बारे में बात करने में। लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे करके सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।